शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। Of a nucleus A increases with mass number A, B independent, C independent या इसको कह सकते हैं कांस्टेंट। C depends on neutrons and D depends on protons. So which is correct answer? Sir, B. B constant. B. Sir, B. B B sir. है ये इधर किसी का इससे B, अलग, sir. किसी बच्चे का इससे अलग ऑप्शन हो? Yes, correct answer is B. But can you prove? नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन इसके अंदर क्वेश्चन आए, prove that density of nucleus is constant. Can you prove it? कितने बच्चे प्रूव कर सकते हैं? सर Yes, sir. सर जो पार्टिकल्स Yes. के बीच का डिस्टेंस होता है, जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स होता है वो सेम रहता है। नहीं बेटा ऐसे प्रूव नहीं होगा। ये Density होता है। Formula. सर डेंसिटी का Sir, density फॉर्मूला का- तनिष बोल रहा है कुछ। यस तनिष। सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर न्यूक्लियस को एक तरीके से स्फीयर मान के तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो सर ऊपर मास नंबर, नीचे सर आर क्यूब में आर की वैल्यू पुट कर देंगे r0 a की पावर 1/3। एक्सीलेंट वो सर एक्सीलेंट। ये सिंपल है। तो डेंसिटी आपकी रो इज इक्वल टू क्या होता है? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इफ वी कंसीडर दिस इज द केस, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट कब होगी? जब हम इसको स्फेरिकल मानते हैं। बट ये स्फेरिकल होता नहीं है, जब बहुत ज्यादा हैवी मास नंबर होता है थोड़ा डिस्टोर्शन हो जाता है, इलिप्सॉइड सा हो जाता है, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो मास हमारा क्या होगा? मास इसका जैसे हम ले कि उसके अंदर कितने मास नंबर ए से हो जाएगा, तो और वॉल्यूम हमारी क्या होगी उसकी 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब होगी, मास के ऊपर ए आ जाएगा। और इसको हम करेंगे, आर किसके बराबर होता है न्यूक्लियस का? आर इज इक्वल टू r0 ए की पावर 1/3। इसको यहाँ पुट करोगे तो जो आप अपना निकालोगे तो ये आपका a डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r0 क्यूब ए से क्या हो जाएगा? a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो तो ये तो एक जैसे नंबर हो जाता है। यहाँ पे साथ में a के हमें मास भी रखना पड़ेगा। a इंटू ए तो जैसे 20 हो गया, तो मास के लिए इसको a को साथ में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है उनके साथ भी, जैसे हमने टोटल जितने लिए वो भी रखना पड़ेगा। तो अब इसको आप निकालोगे तो ये आपकी ऑलमोस्ट जो आएगा, ये भी घर से ट्राई करना, 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर।
ऑलमोस्ट इतनी आएगी। सो इतनी हाई डेंसिटी जो है वो आपकी होती है न्यूक्लियस की। सो यदि एक आप न्यूक्लियस को एक मैच बॉक्स के अंदर, एक माचिस की डिब्बी के अंदर यदि आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दो और सिर्फ न्यूक्लियस को रखो, तो न्यूक्लियस को यदि उसके अंदर डाल दोगे तो आपकी वर्ल्ड में कोई भी ऐसी क्रेन नहीं है जो उसको उठा सकती हो, तो वो इतना हैवी हो जाएगा। तो इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है, यू कैन सी दैट। ओके, सो दिस इज अबाउट समथिंग अबाउट न्यूक्लियस। अब हम थोड़ी सी कुछ बात करेंगे so now other thing, अब अपने थोड़ी सी हम, क्योंकि न्यूक्लियस को यदि आपको अंडरस्टैंड करना है पूरा कि कैसे न्यूक्लियर फोर्स क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, तो उसके लिए हमें कौन सी क्लासिकल मैकेनिक्स लगाएंगे या क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम टू अंडरस्टैंड nuclear force, what we need? We need क्वांटम मैकेनिक्स, knowledge of quantum mechanics. अब क्वांटम मैकेनिक्स में मेन चीज क्या होती है? जैसे आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी सोल्व करना है तो मेन चीज आपकी हैमिल्टोनियन होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स में से हमारे क्या लेते हैं, हम एक प्लेन वेव लेते हैं। तो प्लेन वेव की अपने को इक्वेशन पता होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी हम पार्टिकल को लेंगे तो हमारा एच हैमिल्टोनियन है, यदि एच को वेव फंक्शन पे लगाएंगे साई, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये ई साई। ई साई। तो अब आप इससे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकलेगी? यस, बताओ बच्चों। तो इसमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? अरे क्या हुआ? आप सब हो यहाँ? यस सर। एच फिर बताते क्यों? प्लेन वेव की इक्वेशन लेके उसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं बेटा। यदि उसको निकालना, यही एक प्रॉब्लम है कि आपको क्वेश्चन भी इस टाइप के पूछे जाते हैं कि डिराइव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जबकि वो डिराइव नहीं होती। ये आपको पता है एच, इसके ऊपर लगाते हैं एच हैमिल्टोनियन, साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई। ये करता है एच किसके बराबर होता है? टी प्लस एच एक ऑपरेटर है। एच किसके बराबर है? बी स्क्वायर बाय आयोटा एच कट बाय कर्ल माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। ये एच इसके बराबर है। तो इस एच की वैल्यू को, इसको उठा के सिंपली यहाँ पुट कर दो। इसको पुट करोगे तो क्या आया? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई। ई आइजन वैल्यू है। तो अब इसमें यहाँ इसको करोगे आप सोल्व, साई को अंदर ले जाओ तो आप क्या लिख देते हो? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल्टा स्क्वायर साई प्लस v of psi is equal to e of psi।
अब इसको हम और थोड़ा सा सोल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इंटू e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये माइनस, इधर माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आएगा, ये माइनस इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 2m अपॉन h क्रॉस के। तो ये इक्वेशन देखी है आपने? यस सर। Yes, sir. ये 3 डायमेंशनल है, सोल्व करना मुश्किल है आसान है? Sir, आसान। चलो, कितने बच्चों को लगी स्क्रोडिंजर इक्वेशन? स्क्रोडिंजर इक्वेशन करनी ऐसे थी आपको, जब भी आपको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकालनी थी तो वो ऐसे ही करनी थी। देन दूसरा हमारा, यदि आपको टाइम डिपेंडेंट निकालनी हो तो क्या होगा? टाइम डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा? इन टाइम डिपेंडेंट ये जो साई होगा ई, तो ये तो हमारा ये हो गया, और ई क्या है? यदि ई टाइम डिपेंडेंट है तो ई किसके बराबर आता है? आयोटा करली बाई करली बाई करली टी, बस यही तो आता है। तो आपको इसको उठा के इस ई की वैल्यू को उस टाइम, यदि टाइम डिपेंडेंट करना है तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो इसके अंदर ये आ जाएगा, फिर तो ये 0 नहीं होगा, ये इधर रहेगा। तो अब हम पूरा करते क्या है, हमें वेव फंक्शन नहीं पता होता साई, तो साई को हम निकालते हैं। तो साई को जनरली आप करते हो तो पहले साई को किस में कन्वर्ट करते हो? आपको ये घर से करना है, आपकी होम असाइनमेंट है। तो साई को आप किस में कन्वर्ट करते हो? साई को आप क्या मान लेते हो? u ऑफ r डिवाइडेड बाई r। देखा आपने? यस सर। क्या होगा जब इसको सोल्व करते हैं? यस सर। साई को हम ये मान के और फिर यहाँ पुट करते हैं, फिर पुट करके तो फिर हमारा u की टर्म में u स्क्वायर बाई करली दिस, ये बढ़ जाती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन की, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन हमें पता है, तो वहां से हम साई को निकाल लेते हैं। बट मेन जो प्रॉब्लम है जिसके लिए अब हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इस v का। सो मेन प्रॉब्लम ये v है। क्या मेन प्रॉब्लम? v है। व्हाट इज v हेयर? v क्या है? पोटेंशियल इट इज Potential. न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो पूरी अभी भी रिसर्च चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो रिसर्च करते हैं वो रिसर्च करते हैं इस v के ऊपर कि ये न्यूक्लियर पोटेंशियल कैसा होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम ये न्यूक्लियर पोटेंशियल, यदि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम इसकी जो ये सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमारी कंस्ट्रेंट है कि हमें एक तो जो ये v है, इस v को कुछ सिंपल रखना पड़ेगा, और सिंपल से हम चलेंगे। इसीलिए कल जो एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था, ये वही है कि आज तक हमें एग्जैक्ट न्यूक्लियर पोटेंशियल नहीं पता कि एग्जैक्ट न्यूक्लियर पोटेंशियल है क्या। जब हमें एग्जैक्ट न्यूक्लियर पोटेंशियल नहीं पता तो हम इसकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, और हम एग्जैक्ट वेव फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते इफ वी डोंट नो एग्जैक्ट न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो इसको सोल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं, डिफरेंट थ्योरीज के लिए। ओके, सो हमारा जो आगे पूरा एम होगा, जो फर्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, हम इन न्यूक्लियर पोटेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, और न्यूक्लियर पोटेंशियल को डिस्कस करके सबसे सिंपल न्यूक्लियस कौन सा है? विच इज सिंपलेस्ट न्यूक्लियस? हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन के अंदर बेटा न्यूक्लियस है ही नहीं। कहने की बात है, न्यूक्लियस हम उसको कह देते हैं, बट हाइड्रोजन के अंदर तो क्या है? इन हाइड्रोजन इट इज 1 मींस न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर एक वो तो है ही नहीं ना, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो उसके अंदर तो फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स तो बनेगी ही नहीं। तो न्यूक्लियर फोर्स किस में बनेगी? न्यूट्रॉन, H12 में।
यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल न्यूक्लियर फोर्स किसमें बनेगी, जहां पे इसके अंदर एक न्यूट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाउंड होंगे, वो होंगे इसके अंदर। इसके अंदर तो सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, तो वहां तो न्यूक्लियस, वहां बाइंडिंग एनर्जी की कोई बात ही नहीं आई, वो तो फ्री है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट है, तो इसलिए हम फर्स्ट यूनिट के अंदर कोशिश करेंगे कि सिंपल को समझें, क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा, जब न्यूक्लियस बड़ा होगा तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो बहुत सारे जब होंगे तो उस केस के अंदर इसके ऊपर यहां से ही फोर्स होगी, इसकी भी फोर्स होगी, इसकी फोर्स भी होगी, इसकी भी होगी, तो वो इसकी दूर वाले की भी होगी, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी। तो सबसे सिंपल न्यूक्लियस कौन सा है, सबसे सिंपल न्यूक्लियस हमारा ये न्यूक्लियस है। तो हमारे स्कोप के अंदर हम इसको ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रॉन प्रॉब्लम को, और इसको भी ग्राउंड स्टेट में ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट की न्यूक्लियर प्रॉब्लम को उसके अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल निकाल पाए, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट वेव फंक्शन निकाल पाए, यही हमारी अचीवमेंट होगी। तो ये हमारे एमएससी के अंदर आपके इसको ही हम स्टडी करना है। ओके, अभी एक क्वेश्चन और मैं जनरली देखता हूँ, और क्वेश्चन और लिखते हैं, विच ऑफ द following is true about nuclear force? Option A, the force between neutron is equal to neutron-proton is equal to proton-proton. Option B, force between neutron is greater than neutron-proton is greater than proton-proton. Option C, force between neutron is equal to neutron-proton and this is greater than proton-proton. Option D, force between neutron is less than force between neutron-proton and less than proton-proton. Yes, which one is correct? सर ए। A, एक बच्चे ने ये बताया। सर सी। सर ए। C, सर ए। सर ए। सी सर, C, ए दो, सर, डी सर। B या D? D भी किसी ने बताया? यस सर, डी। D, अच्छा डी वाला कौन सा बच्चा है? बेटा अपना रोल नंबर बता यार, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देते। तो 25 सर। 25। बेटा डी कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल में डी नहीं हो सकता। ए सर ये मान के बोला कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको चार्ज को नेग्लेक्ट करते हुए भी स्ट्रांगली बाउंड करेगा। ऐसे कैसे करेगा? मतलब चार्ज दोनों सेम चार्ज के है सर, उनके रिपल्सन को भी खत्म करते हुए इनको टाइटली बाउंड कर रहा है। ये क्वेश्चन ये है ही नहीं बेटे। सर ए आएगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होता है चार्ज की, तो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है सर। अच्छा, यस, द करेक्ट आंसर इज ए। ए इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। आपकी नेचर के अंदर 4 टाइप की फोर्सेस होती हैं। तो जो फोर्स एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन हैवी है थोड़ा सा, बट जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स इट इज अराउंड इक्वल कंटिन्यू, इट इज around 10 की पावर 39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा फोर्स है, तो इसलिए मास का कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये चार्ज से भी
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे भी एट लीस्ट 10 की पावर 2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज का भी इफेक्ट नहीं पड़ता और मास का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए ए ऑप्शन इज ओके, इट इज करेक्ट। ठीक है। देन तो न्यूक्लियर फोर्स किस टाइप की फोर्स है, इन्हीं चीजों को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसको कोई बच्चा कोई एग्जांपल बताएगा, कोई एनालॉग बताएगा न्यूक्लियर फोर्स का रियल लाइफ में? एनीवन कैन टेल एनी एग्जांपल? ओके, तो हम बता दें। तो न्यूक्लियर फोर्स को यदि आपको अंडरस्टैंड करना है तो आई थिंक यू मस्ट हैव सीन फाइटिंग डॉग्स और प्लेइंग डॉग्स, दो जो कुत्ते आपस में खेलते हो, तो आप सब ने देखे होंगे। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग के ऊपर मत जाना। तो ये दो डॉग है, दीज आर टू डॉग्स। इनका झगड़ा है एक बोन के ऊपर। एक लकड़ी का टुकड़ा कह लो या कोई बोन है, इधर वाला थोड़ा सा छोटा डॉग है। सो जो ये हमारी बीच में, इनके बीच में जो ये लकड़ी को लेके दोनों की लड़ाई हो रही है इन डॉग्स की। तो ये जो लकड़ी की जो स्ट्रेंथ है, strength of this bone is it depends on mass of the dogs? क्या ये इन डॉग्स के मास पे डिपेंड करेगी? यस करनी करेगी। नो सर, बोन की स्ट्रेंथ बेटा, जो लकड़ी या जो भी हड्डी नो सर, इन्होंने पकड़ नो रखी सर, है, नो सर, वो इन डॉग्स के मास पे डिपेंड करेगी क्या? डॉग्स के बोन के मास पे नहीं, डॉग्स के। नहीं करेगी सर। नहीं करेगी, नहीं करेगी। Second, this is first. Second, is it depends on charge of dog? Charge means कौन सा कितने गुस्से में है, कि कौन सा कुत्ता कितने गुस्से में है। ये लकड़ी आपस में छीन रहे हैं या हड्डी को छीन रहे हैं, तो ये आपस में गुस्से में होंगे एक दूसरे से। तो इनके गुस्से के ऊपर इस बोन की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी? नो सर, नो सर, Like this, if there are two nucleons and the bond between these nucleons, these two nucleons, it is independent of their mass and independent of their charge. ये ऐसे ही जैसे इसके केस के अंदर कि ये किस पे डिपेंड करेगी, ये तो यहाँ तो इस पे डिपेंड करेगी कि ये बोन जो है किस एनिमल की है, किस मटेरियल के है, क्या है, ये उस पर डिपेंड करेगी। इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जो ये दोनों भी क्या है, यदि ये दोनों इस बोन को नहीं छोड़ते हैं तो दोनों क्या रहेंगे, बाउंड रहेंगे, बंधे रहेंगे जब तक कि ये बोन ना टूट जाए। ये दोनों पकड़े रहेंगे तो ये बाउंड रहेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच रहे। तो ऐसे ये जो दो न्यूक्लियन जो आपस में अटैच हैं, तो इनके ये जो स्ट्रेंथ है इस बॉन्ड की, ये इनके ना मास पे डिपेंड करेगी ना ही चार्ज पे डिपेंड करेगी। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या है, इसकी ब्यूटी क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द न्यूक्लियंस। अब सबको याद रहेगी ये बात? यस सर, यस सर। सो एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो?
सर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का कूलॉम फोर्स नेग्लिजिबल होगा ना फिर? नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कूलम फोर्स होगा, बट क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। तो जो तुम कह रहे हो नेग्लिजिबल ही हो गया, तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। यदि हम कोई एक बड़ा ले, हम ये कहें लाइक 10⁻⁶ -1, इसका मीनिंग क्या है? इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁶, तो ये इसके बराबर ही है, तो इसलिए उसको उसका कोई मीनिंगलेस है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, दूसरा जैसे आप करते हैं, कैन इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो सकते हैं? नो सर। No, sir. तो व्हाट इज साइज ऑफ ए न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट साइज क्या है? 10 रेडियस में। हाँ, रेडियस या डायमीटर उसी पे बता दो कितना। 10⁻⁻14 ऑर्डर है सर। यस सर। 10⁻⁻14 क्या? मीटर। Meter, sir. मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो कितना हो जाएगा? फर्मी में करेंगे तो कितना हो जाएगा? कन्वर्ट करके बताओ। 10⁻⁻14 मीटर को फर्मी में करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताएगा कोई? सर 10 फर्मी। यस, इट इज 10 फर्मी। ओके, सो ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस का जो साइज है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 फर्मी। तो अब इसको कैसे निकालते हैं? प्रूव हमें करना हो कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं कर सकता, तो कैसे प्रूव करते थे हम? हाउ वी प्रूव? सर एक तो इसकी एनर्जी देखते थे हम कि जब वो डीके होते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन की उससे निकलने के बाद, और अगर सर उसके अंदर है तो कितनी मिलती है। उससे नहीं देखते थे। कोई और सर एक स्पिन वाला कंसेप्ट था। नो नो, छोड़ दे। और कोई? हाइजेनबर्ग से भी देखते थे। यस, हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से देखते थे कि ये उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। उसमें कौन से उससे देखते थे? कैसे आता है वो हमारा? डेल्टा एक्स क्रॉस डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एच कट। डेल्टा एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, क्या कर देते थे? एच क्रॉस। एच कट। यहां से हम करते, और हम डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम, एंड डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो हम ये मान लेते हैं कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी, पूरा जो ये न्यूक्लियस इसका जो पूरा डायमीटर है ये हमारा ऑफ द ऑर्डर इतने मीटर है, ये 10 फर्मी है, तो हम इस पूरे को अनसर्टेनिटी मान लें। तो आपको घर जाके सोल्व कैसे करके देखना है, फाइंड डेल्टा एक्स को आप मान लो कि ये पूरा अनसर्टेनिटी है 10⁻⁻14 मीटर, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट डेल्टा पी, कि डेल्टा पी क्या आएगा। और डेल्टा पी जब निकले तो इस डेल्टा पी से यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना डेल्टा पी से, यहां से, तो यू विल फाइंड दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन will come much greater than much greater than c से बहुत ज्यादा आएगी। क्या किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है? नो सर। No, sir. नहीं हो सकती। इसलिए यहीं से हमने किया कि यदि ये इसके अंदर रहेगा तो इस जो इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्व करेगा तो उसकी जो स्पीड है अंदर न्यूक्लियस के, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगी, एंड विच कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने रूल आउट किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी बीटा डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे ही बनता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होगी, वहां पे आपका प्रोटॉन डीके करेगा न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, या
न्यूट्रॉन डीके करेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तुरंत वो बाहर निकल जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, दिस इज द रीजन। यस बेटा, यस सर जो आपने ये डेल्टा एक्स लिखा है, ये 2 × 10⁻⁴ मीटर में आना चाहिए सर, कि ये तो रेडियस है सर, तो पूरा डायमीटर ही होगा ना अनसर्टेनिटी में। तो बेटे हमने लिया है ऑफ दी ऑर्डर, कि इस ऑर्डर का होगा 10⁻⁻14, तो उसमें आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो। इसका मीनिंग ये नहीं है कि न्यूक्लियस इतने का है, इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि न्यूक्लियस आपका होगा, तो जैसे हम इसकी बात करते हैं तो मान लो 2.2 × 10⁻⁻14 मीटर होगा, ये आगे लगेगा। ऑर्डर बताया बेटा हमने एग्जैक्ट नहीं बताया। तो कुछ का तो हो सकता है ये हमारा 30 × 10⁻⁻14 मीटर हो और ज्यादा हो, उसका ज्यादा हो सकता है। तो ये ऑर्डर की बात की है, हमने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियस का साइज एग्जैक्ट कितना है, इसलिए मैंने आपने टर्म पे ध्यान नहीं दिया। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर बोला है, ठीक है। यस, तो इसलिए हमने एक अप्रोक्सीमेट ही निकाला है, एग्जैक्ट नहीं निकाला। तो इस अप्रोक्सीमेट में आप देखोगे, इसलिए मैंने जो साइन यहाँ पे लगाया है ये डबल मच ग्रेटर देन आएगा, इट इज मच। तो यहाँ पे 2 लगाने से या 30 लगाने से कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आना, बिकॉज इट कम्स मच ग्रेटर देन सी, ठीक है। सो ये आपको घर से अपना एक घर पे बैठ के ये करके देखना है, यू हैव टू सोल्व इट, इसको आपको सोल्व करना है। ओके, सो एक मुझे बताओ, क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन को मास मानती है कि भाई वो एक पार्टिकल है, या उसको वेव मानती है? वेव सर ड्यूल नेचर है सर। नेचर सर, ड्यूअल नेचर तो है, पर उसकी बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल ठीक है, ड्यूअल नेचर है। कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन एक मैटर की तरह बिहेव करता है, और कुछ केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो बिहेव करता है वो बिहेव करता है अलग अलग फिनोमिना में है ना सर, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में सर, इनमें तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और सर जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, हाँ इनमें वेव की तरह करता है। अच्छा, ठीक है, चलो, तो ये यही है। तो दोनों के अंदर इसका बिहेवियर डिफरेंट है। फिर भी हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम की शुरुआत हुई तो एक एक्सपेरिमेंट किया था। आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना होगा? यस सर। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब किया, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हमने वेव्स को लिया, जब यहाँ पे हमने इधर एक लाइट सोर्स लिया, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हमने किया, तो इससे क्या है, यहाँ पे जब स्क्रीन हम लेते थे तो स्क्रीन के ऊपर क्या आता था, कहीं पे डार्क फ्रिंज, कहीं पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और उसकी विड्थ कितनी आती थी, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, कैपिटल डी। ठीक है। तो यहाँ कैपिटल डी था शायद, यहाँ स्मॉल डी था। सो वो हम निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सेम एक्सपेरिमेंट जब यहाँ लाइट सोर्स को रिप्लेस किया हमने इलेक्ट्रॉन सोर्स से, जब लाइट सोर्स को इलेक्ट्रॉन सोर्स से किया, यदि इलेक्ट्रॉन होता मैटर, यदि इलेक्ट्रॉन होता एक सिर्फ पार्टिकल, तो पार्टिकल होता तो इलेक्ट्रॉन सोर्स जब हमने लिया तो इलेक्ट्रॉन से क्या होना था, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलना था, जो इधर से जाएगा सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, और दूसरा ये जाएगा यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, बीच में तो कहीं मिलना नहीं चाहिए। बट ये ऑब्जर्व हुआ, यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी थी पूरी एस्टेब्लिश हुई, ये ऑब्जर्व हुआ कि इसके अंदर भी ऐसे ही पैटर्न बनता है, ऐसे ही बीटा आती है। और जब बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी किया इसके अंदर, तो उससे जब सॉल्यूशन किया
तो हमने जो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर ही जितनी इस इलेक्ट्रॉन गन की यहाँ से वेवलेंथ थी काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग, सेम हमने लैम्डा को डी ब्रोगली वेवलेंथ लेके बीटा लेके जो हमने निकाला सेम वेवलेंथ निकली। उसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाए, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, इधर जाके जुड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ इंटरफ्रेंस किसमें हो सकता है, वेव्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन ने इंटरफ्रेंस पैटर्न शो किया, इट मींस इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, ये वेव है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। देन फिर आगे एक पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा ही चला, इसको भी पढ़ना थोड़ा सा क्वांटम का, ये मेरे सिलेबस से बाहर की बात है, जस्ट डिस्कशन के लिए। सो वेडनेसडे से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, उसके अंदर भी हम सारे न्यूक्लियर पोटेंशियल्स की बात करेंगे और ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस? यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, हाँ, तो इसीलिए कोई क्वेश्चन नहीं, देन ओके। ठीक है बच्चों, बाय, हैव अ गुड डे।